नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और एक बार फिर से हाजिर हूँ मूवी मस्ती मैजिक पर अपने दो साथियों सत्यविजय भाई और अभय के साथ। एक लंबे अंतराल के बाद आप लोग देख रहे होंगे। तो इस अंतराल के दौरान हम लोगों ने कई अलग अलग वीडियोज अपने मेन चैनल पर किए हुए हैं, तो शायद उससे भी आप जुड़े हुए होंगे। तो फिलहाल एक बार फिर से एक नए पॉडकास्ट पर बड़े ही दिलचस्प अंदाज के साथ शुरू करेंगे। आज थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि हम लोग जानी दुश्मन फिल्म की बात करने वाले हैं। 1979 की ज़बरदस्त हॉरर थ्रिलर फिल्म जानी दुश्मन की। सत्यविजय भाई, आपने जानी दुश्मन फिल्म देखी थी, फर्स्ट टाइम का आपका एक्सपीरियंस क्या है जानी दुश्मन को लेकर? मैंने एक्चुअली जानी दुश्मन देखने के पहले इसकी कहानी सुनी थी। मतलब मैंने मूवी देखी नहीं थी। किसने सुनाई थी आपको? मैं ऐसी मतलब मम्मी लोगों ने जब देखी होगी अपने ज़माने में, मम्मी पापा लोगों ने, तो उनके उससे सुना था कि मतलब एक ऐसी है कि लाल जोड़ा पहने हुए दुल्हन को वो भूत ले जाता है। और मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ था कहानी सुनने के बाद में, क्योंकि वो काफ़ी रोमांचित करने वाली कहानी थी। तो उस कहानी को सुनने के बाद फिर मुझे लगा कि यार ये मूवी तो मतलब देखनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत बाद में मूवी देखी थी जानी दुश्मन, लगभग 2000 के आसपास देखी होगी। और अच्छा, मतलब उस टाइम पे तो बच्चे थे जब मूवी रिलीज़ हुई, तो उस टाइम पे तो थे भी नहीं जब मूवी रिलीज़ हुई, तो काफ़ी बाद में इसको देखा था। लेकिन मतलब उस समय के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया था राजकुमार कोहली ने। एक तो कहानी अच्छी थी और जैसे जैसे इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट रखे थे, तो जब मैंने देखी तो उस टाइम पे भी मतलब अच्छे लग रहे थे ये देखने में। अब भले ही ऐसे स्पेशल इफ़ेक्ट बच्चे भी मोबाइल पे बना लेते हों, ये अलग बात है, लेकिन उस टाइम अच्छी लगी थी मुझे। अब तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम जानी दुश्मन देखने का? मुझे अच्छे से याद है कि उस समय नानी के घर पे था। तो नानी के घर में एक चचेरे मामा है, उनके घर में गया था। वहाँ पर एक डीवीडी की कैसेट पड़ी थी, उसमें 5 से 6 पिक्चरें थी। उसमें बंद दरवाज़ा और इसी तरह से हॉरर मूवीज़ थी। उसमें एक ये मूवी थी जानी दुश्मन। तब मैंने इस मूवी को आधा देखा था। इसके बाद टीवी पर मैंने फुटकर में इसको देखा है। अभी तक मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पूरा मैंने शुरू से आखिरी तक इस मूवी को देखा हो, लेकिन हाँ, पूरा फिल्म की कहानी क्या थी, कौन कौन हीरो थे और वो जो कॉन्सेप्ट था कि दुल्हन को डोली से चुरा लेते थे, तो वो सब देखा था। तो काफ़ी मज़ा आई थी बचपन में, बहुत मतलब कई बार देखा है, तो अच्छा लगा था, अच्छी थी मूवी। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे साथ कुछ यूँ हुआ था कि हमारे यहाँ मेरे घर के बगल में एक मनसा मंदिर है, माँ मनसा का एक मंदिर है। तो उस मंदिर में जो मनसा पूजा होता है, तो उसके मनसा पूजा के उपलक्ष्य पे फिल्में दिखाई जाती थी। उस दौर में, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मनसा पूजा के उपलक्ष्य में फिल्में दिखाई जाती थी। और इसी दौरान एक मनसा पूजा के दौरान जानी दुश्मन फिल्म का भी आयोजन हुआ कि भाई आज जानी दुश्मन फिल्म देखी जानी है। टीवी पे, ब्लैक एंड वाइट टीवी पे फिल्में दिखाई जाती थी। ऐसा नहीं कि कोई स्क्रीन या पर्दा लगता था या फिर कलर टीवी होता था, ऐसा कुछ नहीं था। 2002-3 की बात है। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी थी और फिल्म का जुगाड़ हो गया कि जानी दुश्मन देखना है। ऐसे हमारे जो सीनियर लोग थे वो लोग बता रहे, हम लोग छोटे छोटे थे, 2002 में 10 साल का 9-10 साल का रहा होऊंगा मैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही फिल्म शुरू होने की बारी आई, रात के 11-12 बजे के आसपास, उससे पहले कोई और फिल्म चल रही थी, प्यार झुकता नहीं समथिंग कुछ फिल्म चल रही थी। तो थोड़ा सा माहौल को और भी थोड़ा सर्द होने दिया गया था कि ताकि थोड़ा सा डर का माहौल बने। तो एक माहौल क्रिएट किया गया, रात का इंतजार किया गया, रात को थोड़ा गहराने दिया गया कि भाई हाँ। तो फिर क्या हुआ कि और जो बच्चे लोग पीछे थे, जैसे हम लोग थोड़ा सा पीछे बैठे हुए थे, तो हम लोग को और जान के नज़दीक लाया गया कि चलो आगे चलो तुम लोग आगे बैठ के देखो ताकि डरो तुम लोग। ठीक है, ये योजना था। जो हम लोग के जो सीनियर बड़े लोग थे, जो लोग उस वक्त 28-30 साल 32 साल 35 साल के रहे होंगे, तो उनकी ये योजना थी। हम लोग को आगे बढ़ा दिया गया। अब फिल्म शुरू हुई और जो फर्स्ट सीन जब आया, जहाँ पे वो जो फर्स्ट सीन जो आता है, जहाँ पे वो दुल्हन जाती है रजा मुराद की हवेली में, रजा मुराद की हवेली में जाती है और रजा मुराद का जो आत्मा निकलता है फिर अमरीशपुरी पे घुस जाता है। और वो फिर वो जो वहाँ से दौड़ती है और वो जो फर्स्ट उसका रिवॉल्विंग ये वाला जो हेड है वो दिखता है, और अचानक से वो उसके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, फिर वो एक ये पे बदलता है, वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तो ये सब जैसे ही आया ना, हम लोगों की फट गई। अब जितने बच्चे थे वो चिल्लाते हुए पीछे दौड़े। अब ये लोग कह रहे नहीं तुम लोग देखो फिल्म देखो, पकड़ के लोग आगे बिठा रहे हैं। तो ये बड़ा हॉरर एक्सपीरियंस था फर्स्ट जानी दुश्मन देखने का 9-10 साल की उम्र में। हाँ, उनके लिए मज़ेदार था क्योंकि वो ऑलरेडी देख चुके थे, बड़े थे तो पहले भी देख चुके होंगे। हम लोग के लिए पहला एक्सपीरियंस था, बड़ा हॉरर, बड़ा वीसीआर वाला एक्सपीरियंस था। वीसीआर में चल रही थी क्या?
हाँ VCR पे चलेगा, थिएटर में कहाँ से ये देख क्या है, पाऊंगा मेरे भाई? यहाँ भी थिएटर की उम्र जैसा- थी नहीं तो हमारी। आपने जिस दौर में जिस तरह से मूवी एंजॉय करी, ऐसा एंजॉय करने का मौका नहीं मिला, तो मजा बहुत आती होगी कि अच्छा। लोगों के साथ देख रहे हैं पूरे सब लोग नहीं, मिलके। मेरे यहाँ पे क्या 50-60 होता 100 था, लोग तो- अरे बहुत मजा, बहुत जैसा राम मजा। भाई बता रहे हैं मंदिर में देखी थी, तो मेरे यहाँ भी जब गांव में नवरात्रि आती थी तो मतलब पूरे 9 दिन पूरी आरती वारती होने के बाद में पूरी एक टीवी लगाते थे और VCR पे अलग अलग मतलब ये जय संतोषी माता हो गई या इस टाइप की जो धार्मिक मूवी है वो चलाते थे। तो 2-3 बजे तक मतलब चलती रहती थी, हम लोग मतलब देखते थे, तो बड़ा मज़ा आता था, पूरा गांव देखता था उनको। बड़ा अच्छा सत्य विजय भाई, हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये तो अपना एक्सपीरियंस है। अब ये आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं कि इस फिल्म का कौन सा पक्ष सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है? एक्टर्स की एक्टिंग, इसके गाने, या फिर स्टोरी बहुत अच्छी है, या इसकी जो मेकिंग है, कौन सा पक्ष आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? मुझे इसकी स्टोरी मतलब बड़ी अलग सी लगी थी, स्टोरी अलग लगी थी, और जिस हिसाब से राजकुमार कोहली ने इसको बनाया था, प्रेजेंट किया था लोगों के सामने, प्रेजेंट किया था। तो एक सस्पेंस मतलब बना रहता है पूरी फिल्म के दौरान। आप ये गैस नहीं कर पाते कि विलेन कौन है या कौन ये सब कर रहा है, तो ये सब आखिरी में ही पता चलता है। तो एक प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा मतलब अच्छा था। बाकी गाने वाने तो अच्छे थे ही, चलो रे डोली उठाओ, तो मतलब लोग डरते थे इस गाने को सुनने के बाद में। अच्छा, ऐसा को हमने शायद सुना था, शायद इसी मूवी के लिए था या किसी और मूवी को लेकर था कि मतलब लोगों ने लाल जोड़ा पहनना बंद अरे कर दिया इसी था। मूवी के बाद तो था वो, हाँ, ऐसी कहानी, इसी का वो था। इसी हाँ, मूवी ऐसी कहानी थी। राजस्थान के कुछ सुदूरवर्ती इलाकों में ऐसी कहानियाँ थीं। हालांकि ये राजस्थान के जो हमारे दर्शक है वो ज़्यादा अच्छा कंफर्म कर पाएंगे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। लेकिन ऐसे न्यूज़ थे, ऐसे बहुत सारे उस वक्त के मैगजीन्स में, जो मैगजीन्स के कटिंग्स वगैरह अभी हम लोग पढ़ते हैं, फिल्म फेयर वगैरह या फिर स्टार डस्ट वगैरह, तो उनमें ये बातें छपी हुई, कई मैगजीन्स में ये बातें छपी हुई है, जहाँ पर ये बताया गया है कि राजस्थान के कुछ सुदूरवर्ती इलाकों में लोग वाकई में डरने लगे थे और लाल जोड़ों की जगह पे गुलाबी जोड़े पहनाए जाने लगे दुल्हनों को। तो ये फिल्म का ये प्रभाव रहा। अच्छा, राजस्थान की ऐसा कहा एक जाता घटना है और आई थी, जब वो झलक दिखला जा गाना आया था, तो वो भी राजस्थान के पता नहीं कौन से एरिया में ऐसा था कि पर्टिकुलर भूत आ जाते थे गाना चलाने के बाद में। और मुझे अच्छे से याद है कि झलक दिखलाने इसको के लिए। मतलब एक बार आजा आज तक वालों ने कवर किया था। सोचो, मतलब छोटे मोटे चैनल की तो बात छोड़ ही दो, आज तक वालों ने इस न्यूज़ को कवर किया था। तो नहीं तो खैर आज तक की विश्वसनीयता पे तो सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आजकल न्यूज़ चैनल्स का जो स्टैंडर्ड गिरा है ना, अभी मैं कल ही कोई क्लिप देख रहा था जिसमें वो कोई एक ये था, कोई एक मतलब कि ये बंदा था जो नारियल उड़ा रहा था, वो नारियल कोई चीज़ उड़ा रहा था और उसमें साफ साफ दिख रहा, हाँ साफ साफ उसमें धागा बंधा हुआ था, उसको एडिट करने का भी जहमत नहीं उठाया। तो ये सब तो चीज़ें ये तो मतलब न्यूज़ वालों की सहमति से ही हो रहा होगा। जब वो नारियल में धागा बंधा है स्टूडियो में, तो पूरा सेटअप तो पहले बनाया ही होगा उन्होंने। कुछ अलग दिखाने के चक्कर में मुझे लगता है वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हैं। और न्यूज़ वाला वो उसमें न्यूज़ पढ़ता भी कैसे है कि देखो देखो नारियल उड़ रहा है, सच में हवा में उड़ने लगा है ये नारियल। एकदम एक्साइटेड हो एक ही बात को 50 बार बोल देते हैं, 10 मिनट के अंदर एक ही बात को 50 बार बोल देते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा हम लोग इसमें लगता है ये क्या तो नाम है यार इसका, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो सबसे ज़्यादा वो था ना, अर्नब गोस्वामी वाला, अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत। हाँ, उसके चैनल पे सबसे ज़्यादा मतलब इस टाइप की एकदम चिल्ला चिल्ला के न्यूज़ बताने वाली वो है। पूरी टीम ही वैसी है। अच्छा चलो खैर, वैसे रामतर भाई, ये जो फिल्म के जो डायरेक्टर है, कुछ कह रहा था राजकुमार कोहली, तो ये मतलब बड़े काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर फिल्में बनाते थे। तो आपको मतलब इनके डायरेक्शन में आपको क्या बेहतरीन लगता था? मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर आ जाते थे एक ही फिल्म में। हमें लगता है उसके बाद किसी डायरेक्टर ने इस तरह की अहमत फिर नहीं उठाई दोबारा राजकुमार कोहली के इतना। नहीं, देखो राजकुमार कोहली जी के साथ क्या सीन था ना कि इन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत की है वो छोटे लेवल पे किया था। उन्होंने छोटे लेवल पे किया और अच्छे धीरे धीरे टाइम टू टाइम, इवन जब शुरू किया इन्होंने तो उस वक्त क्या हुआ कि इनकी जो फिल्में थी वो कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करता था। फिर इन्होंने फिल्म मेकिंग की बारीकी सीखी और फिर एक समय अंतराल के बाद पैसे धीरे धीरे पैसे बनते गए और इन्होंने उस दौर पे इवन 60s में, लेट 60s में इन्होंने शुरू किया अपना कैरियर। लेट 60s में शुरू किया, फिर वहाँ से फिल्में बनाते बनाते फिर 70s में आए। 70s में फिल्में इन्होंने बनाई और इनकी बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म अगर मैं कहूँ तो नागिन थी। ठीक ना, हालांकि उस हाँ उससे पहले भी कुछ एक फिल्में आई थी जो थोड़ी पॉपुलर हुई थी, लेकिन नागिन बड़ी फिल्म, नागिन ने बड़ा इम्पैक्ट बड़ी फिल्म थी और नागिन हाँ हाँ हाँ।
तो नागिन बड़ी फिल्म थी, और उस फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वो भी क्या थी कि इसी तरह हटके थी। हालांकि वो भारत के लिए हटकी थी, भारत के दर्शकों के लिए, इंडियन दर्शकों के लिए, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो दर्शक थे उनके लिए अलग थे। नहीं तो उसकी बहुत सारी उसी टाइप की फिल्में बन चुकी थी जो जिसमें, हालांकि इसमें नागिन का बदला है, लेकिन एक फिल्म थी मैं नाम भूल जा रहा हूँ, द विडो इन ब्लैक करके, हाँ द विडो इन ब्लैक करके एक हॉलीवुड फिल्म थी, 34 की थी। तो द विडो इन ब्लैक की कहानी जो थी इसी तरह थी। उसमें थी कि क्या कि ये जो इसमें जो अलग अलग हीरोज हैं वो नाग के मर्डर में फंस जाते हैं नागिन के दृष्टिकोण से, और क्या होता है कि एक एक करके सबको सजा मिलता है। हालांकि एक ही कैरेक्टर जो अनिल धवन का कैरेक्टर है वही मर्डर करता है, लेकिन इसमें ऐसे है। और जो द विडो वॉर ब्लैक ऐसे करके जो फिल्म थी, एग्जैक्ट मैं नाम शायद नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उस फिल्म में क्या था कि कॉन्सेप्ट कि उसमें एक आदमी का मर्डर हो जाता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी जो वाइफ होती है, जो उसकी वाइफ होने वाली वाइफ होती है, शादी होने वाली होती है, वो सबका एक एक करके कत्ल करती है। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। वो थोड़ी बोल्ड फिल्म थी, वो थोड़ी बोल्ड फिल्म थी, ये उतनी बोल्ड नहीं है क्योंकि ये इंडियन दर्शकों के लिए बनाई गई थी, और वो थोड़ी सी बोल्ड फिल्म थी, ए रेटेड फिल्म थी वहाँ की। अच्छा, अच्छा। तो ये चीज़ें, हालांकि वो जो कॉन्सेप्ट था उसको ऐसे उठा के इसको सुपर नेचुरल तरीके में इसको ढाला गया, ये कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया। यानी कि राजकुमार कोहली थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़े अलग अलग ढूंढते थे, मतलब एक आ रहा है डोली से दुल्हन को चुरा ले जा रहा है, नागिन बदला ले रही है। हाँ, ये भारतीय दर्शकों को एंटरटेनमेंट तो काफी अच्छा दिए, लेकिन काफी अंधविश्वास भी इन्होंने फैलाया बहुत ज्यादा, मार्केट में। मतलब इतना अंधविश्वास था ये नागिन मूवी के बाद में तो कि अभी तक मतलब लोग इन सारी चीजों पे यकीन करते हैं। जैसे क्या क्या अंधविश्वास, जैसे नागिन वाला यही था। नागिन, अरे सांपों के आंख में फोटो खींच जाते हैं, ये पता है तुमको? ये राजकुमार कोहली जी का कहना था। हाँ साहब, मतलब अरे वो तुम्हारी आंख में कैप्चर कर लेगा तुम्हारी तस्वीर, है ना। खतरनाक चीज तो मैंने ये सुनी थी कि मतलब उस टाइम पे लोगों ने ये फैला दिया था कि नागिन की जो आंख होती है उसमें कैमरा होता है, और उसी का लेंस ये कैमरे में लगा के कैमरा बनने लगा है। और फिल्म में गौर कीजिएगा, जो सुनील दत्त का कैरेक्टर है इतना कन्विंसिंग तरीके से ये बात को कन्वे करता है, इतना कन्विंसिंग तरीके से बोलता है कि एकदम यकीन हो जाता है कि हाँ भाई हाँ, इतना सीरियस होकर सुनील दत्त उसको एक्ट कर रहे होते हैं कि उस वक्त लगता है कि हाँ ये सच्ची बात है, अब मतलब कि नागिन से बच के रहना है। और राजकुमार कोहली की एक खासियत ये थी कि मतलब हर फिल्म में मतलब मल्टी स्टारर का ऐसा यूज करते थे, ऐसा तड़का है मल्टी स्टारर का, और बेहतरीन तरीके से दिखाते थे। हर एक्टर का एक पूरा स्क्रीन टाइम होता था, स्टाइलिश तरीके से, बिल्कुल हाँ, मज़ा आता था देखने में। अच्छा, वापस जानी दुश्मन पे लौटते हैं सत्य विजय भाई, हम लोग तो नागिन पे ही चले गए, तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं जानी दुश्मन की। और जानी दुश्मन भी मल्टी स्टारर फिल्म थी। ये अमरीश पुरी की शुरुआती फिल्मों में से गौर करने वाली बात है कि अमरीश पुरी की शुरुआती फिल्म, उस वक्त अमरीश पुरी के सिर पे उनके ओरिजिनल बाल भी देखे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अमरीश पुरी की शुरुआती फिल्मों में से एक है। इवन वो गौर करना, उनका जो ट्रेन वाला सीन है उसमें वो एक हॉरर किताब भी पढ़ रहे होते हैं, जो हॉरर स्टोरीज पे वो किताब है। वो किताब भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी उन दिनों भारत में इस फिल्म के बाद। उसके काफ़ी एडिशंस आए थे। हाँ, ये एडिशंस आए थे और वो किताब काफ़ी पॉपुलर रही थी। सत्य विजय भाई एक बात बताइए, फिल्म तो ऐसे रही, इसके गाने कैसे लगे थे आपको? मुझे गाने अच्छे लगे थे, मतलब बहुत कुछ खास नहीं लगे थे, लेकिन ठीक लगे थे। अच्छे लगे थे आपको? मुझे तो सारे गाने अच्छे लगे थे। इवन ये आपका वो चलो रे डोली तो खैर वो तो मल्टीपल टाइम बजा है और अच्छा। हाँ, उसके बाद जितेंद्र और इस पे नीतू सिंह पे जो फिल्माया गया वो गाना है, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया की मौज बंजारा ले गया, है ना, एक वो गाना। उसके बाद ओ मेरी जान तेरी आंखों ने ऐसा क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया, ये भी जितेंद्र पे ही फिल्माया गया गाना था। उसके बाद वो एक और गाना था ना, सुनील दत्त साहब पे फिल्माया गया था, वो सुनील दत्त और रीना रॉय पे फिल्माया गया था, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई, याद है? काफ़ी पॉपुलर था वो गाना। तो रामातर भाई एक गाना आपकी आवाज़ में हो जाए फिर। अरे नहीं, अगर मूड हो तो अभी फिर दर्शक क्या कहेंगे पता है? इसको जब गाने की इच्छा करता है ये गानों का जिक्र करता है। नहीं, ऐसा नहीं, काफ़ी लोग एंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को।
एक हो जाएगा enjoy मतलब करते हैं। भाई, और बहुत दिन हो मुझे गए। लगता है कि हाँ, मुझे भी लगता है ना कि ये वीडियोज को थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाता है, मेरा मानना ये है। सही और हम लोग एज ए क्रिएटर आपको इंटरटेन करने के लिए ही आते हैं, तो ऐसे मोमेंट आने चाहिए, सही मेरा कहा। ये मानना होता है। हाँ खैर कोई बात नहीं, जो अभी गाने आएंगे इसके बाद आएंगे, फिलहाल कुछ और जिक्र किया जाए इस फिल्म को लेकर। इस फिल्म के कॉस्ट्यूम्स पे बात कीजिए सत्य विजय भाई, क्या कॉस्ट्यूम्स थे? सुनील दत्त के कॉस्ट्यूम, शत्रुघ्न सिन्हा साहब के कॉस्ट्यूम, इवन हीरोइंस के जो कॉस्ट्यूम है, लॉन्ग बूट पहना हुआ है हीरो, है ना, जर्किन्स पहना हुआ है एकदम कॉबॉय स्टाइल में, है ना, घोड़े पे जा रहा है, बंदूक लेके जा रहा है ना, बड़ा स्टाइलिश लगता है मतलब देखने में। गजब का मतलब सुनील उस टाइम के जो कॉस्ट्यूम है या स्टाइल है, आज भी देखने में ऐसा नहीं लगता कि बहुत पुरानी हो गई या बेकार लग रही है, उतनी स्टाइलिश ही लगती है वो आज भी देखने बहुत में। बड़े हैंडसम लगते हैं। कितना मर्दाने हैं एक्टर, गौर कीजिएगा। सुनील दत्त एकदम मर्दाने लगते हैं कि हाँ भाई हीरो है। उस इवन समय जो शत्रुघ्न एक्टर सिन्हा थे, अगर उनमें ये झलकती थी मर्दानगी। हाँ, मर्दांगनी झलकती थी। अभी गौर करो कि शत्रुघ्न सिन्हा का जो कैरेक्टर है, भले थोड़ा सा ग्रे शेड लिए हुए है, इवन नेगेटिव ही कह लो, लेकिन कितना बात है, कन्विंसिंग है। इवन जितेंद्र का कैरेक्टर गौर करने वाली बात है। इवन संजीव कुमार का कैरेक्टर कितना ज़बरदस्त है। अमरीश पुरी प्रभावशाली लगे हैं। इवन प्रेमनाथ का जो कैरेक्टर है कितने प्रभावशाली, और हीरोइनें भी कितनी खूबसूरत हैं। गौर करने वाली बात है, सारिका से लेके अपनी नीतू सिंह से लेके सारे सबके सब काफ़ी प्रभावशाली लगे हैं। अच्छा, फिल्म का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसा था उस समय के हिसाब से? बहुत चली थी ये उस टाइम अच्छा था पे। परफॉर्मेंस, लोगों ने अच्छा चली। बहुत चली थी फिल्म। ये फिल्म वीसीआर में बहुत ज़्यादा चली है ना, क्योंकि हमें जहाँ तक याद है कैसेट वगैरह में कहीं ना कहीं हम देखते नहीं तो हर जगह उस दौर की फिल्में तो बाद में VHS पे रिलीज हुई। शुरू में VHS पे रिलीज हुई, फिर VCR पे रिलीज हुई। तो ये सब सिचुएशन था कि वो, और VHS में जैसे कि अभी क्या हुआ ना कि अभी गौर करते हो, पुष्पा का एक एडिशन आया जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा 30 मिनट से कुछ मिनट्स एक्स्ट्रा जोड़ के आया। कितना मिनट जोड़ के आया था? शायद 6-7 मिनट, 30 पता नहीं मिनट कितना था। ऐसे ही कुछ था। 30 मिनट था। नहीं 30 मिनट के आसपास कुछ था। अच्छा, नहीं 30 पुष्पा रीलोडेड था। हाँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीन थे। हाँ, तो कुछ मिनट्स एक्स्ट्रा जोड़ के आए। उसी तरह VHS जो थे उस दौर के, उसमें एक्स्ट्रा सीन्स जो सेंसर के द्वारा, सेंसर में बोल रहा हूँ, अलग अलग तरीके से उसको जब फिल्म को एडिट कर रहा होता है एडिटर, तो वो जो कटे हुए सीन है उनको फिर से जोड़ के वो एड किया जाता था। इवन बहुत बार एक्स्ट्रा गाने भी आ जाते थे, तो एक मजा आता था। गाने तो अक्सर ही एक्स्ट्रा आते थे उस टाइम पे, रिकॉर्ड हो जाते थे। फिर हम तो सोचते कि ये जो पुरानी मूवीज है इनको री रिलीज करना चाहिए, जानी दुश्मन हो गई ये सब, तो एक बार दोबारा देखने का मिले। नहीं तो रिलीज एक्टर वाइज रिलीज होता है। जैसे हम बीच में अमिताभ बच्चन फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, अमिताभ बच्चन के ये पे, तो उनकी फिल्में रिलीज हुई थी। अभी राज कपूर साहब का जो 100th बर्थडे था, उस पर राज कपूर साहब की फिल्में दिखाई गई। तो ऐसा मौका आएगा कभी जब राजकुमार कोहली साहब की फिल्मों को सेलिब्रेट किया जाएगा। अभी इवन सुनील दत्त साहब की फिल्मों को सेलिब्रेट था, तो आमिर खान जाए की तो फिल्में अभी चल रही थी, आमिर खान के बर्थडे के टाइम पे। तो जानी दुश्मन को लेकर आपको क्या लगता है कि ये फिल्में अगर अभी का जनरेशन थिएटर पे क्या देखेगा इसको? ऐसा लगता है रिलीज करने के लिए बोल रहा है तो क्या देखेगा? मजाक नहीं बन जाएगा फिल्म का? नहीं देखिए, जो पुराने दर्शक है वही उसको रिविजिट करेंगे, हमें लगता है नए दर्शक तो नहीं देखेंगे। नए दर्शक नहीं देखेंगे, क्योंकि पुराने दर्शक है जिनकी नॉस्टैल्जिया जुड़ी है या फिर जिन्होंने टीवी में कुछ देखा है तो शायद देख सकते हैं, बाकी नए लोग तो शायद नहीं इंटरेस्ट लेंगे। मतलब नए बच्चों को अच्छा भाई, तुम अपना बताओ, तुम जाओगे देखने के लिए? हम जाएंगे, क्योंकि पता है ये जो पुरानी फिल्में हैं ये हमसे कहीं ना कहीं मिस हुई हैं, तो देख सकते हैं हम। ये मिस नहीं हुई है, हम लोग थे ही नहीं उस वक्त। ये क्या हुआ? ये मिस नहीं हुई है, हम लोग थे ही नहीं उस वक्त भाई। नहीं बहुत पहले की है। हाँ, हम तो नहीं थे, राम अवतार भाई का पता नहीं। मैं था मैं 72 राम अवतार भाई भले नहीं थे, लेकिन राम अवतार भाई को उसके पहले की जनरेशन का भी लगता है सब पता है, सब एकदम फीलिंग सब पता है। पूरा 50s से उठा लीजिए, 50s 60s 70s 80s 90s। नहीं, लेकिन मजाक की बात अलग है। राम अवतार भाई को क्लासिक्स में मतलब नॉलेज बहुत ज्यादा है। 50s हुआ, 60s हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी। मतलब यूट्यूब पे बहुत ही रेयर क्रिएटर ऐसे हैं जिनको इतना नॉलेज होगा। मुझे नॉलेज कुछ है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। पता नहीं, उस दौर की बातें, उस दौर की फिल्में मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत। आजकल की फिल्मों को जब मैं देखता हूँ तो ऐसा नहीं कहता कि फिल्में ख़राब हैं, लेकिन ये इनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत सुविधाएँ हैं, सब कुछ इनके पास है। लेकिन उस वक्त पे ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उनको उस नज़रिए से देखना भी एक अलग प्रकार का नॉस्टैल्जिया देता है। सही कहा।
जैसे मुझे अगर मैं अपनी बात लेकिन बताऊं हाँ वाकई तो मैं 70s तक की मतलब मूवीज़ देखना फिर भी पसंद करता हूँ। 70s के पहले का तो बहुत ही रेयर, मतलब एक आध दो मूवी मैंने देखी होंगी, 2-4 जो पॉपुलर हैं। बाकी 70s तक तो फिल्में मैं फिर भी देखता हूँ, लेकिन राम भाई का तो 50s 60s सब चलता है एकदम ही। मेरे साथ रहा है कि मैं 90s से देखता हूँ। 80s की देखी है, कुछ पॉपुलर देखी, बाकी 90s फिर इधर 2000 के बाद की ये सब जो रही, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो स्टाइल के मामले में अगर डिकेड देखा जाए तो 70s मुझे लगता है बहुत स्टाइलिश रहा है। राम भाई ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। अगर इंडियन फिल्म हिस्ट्री का सबसे बेहतर इरा कुछ है ना, तो मेरे हिसाब से 70s है। और एक्चुअल में 60s भी बहुत अच्छा है, लेकिन 70s थोड़ा सा उससे क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आके कलर फिल्में बनने लगी थी और टेक्नोलॉजी थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका था, कैमरा वगैरह चेंज हो चुके थे। तो 70s सबसे अच्छा समय है इंडियन सिनेमा के लिए, मेरा ये मानना है। चाहे वो बॉलीवुड के लिए हो, साउथ इंडियन फिल्मों के लिए हो, 70 सबसे बेहतर बड़ी अलग ही स्टाइल दिखती थी। हीरो एकदम बेल बॉटम पैंट पहने हुए नजर आता था, अलग ही तरह की कार, एकदम मतलब अलग ही एकदम स्टाइल के मामले में था उस टाइम पे। और कई फिल्में देखना उस टाइम की, म्यूजिक जब जबरदस्त होता था, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर चेंज हो रहा था तो भर भर के इतना सैचुरेशन कलर डाला गया उसमें। एकदम रेड है तो एकदम ही प्योर रेड दिखेगा वो, मतलब एकदम भर भर के कलर का यूज था उस टाइम पे। ना टेक्निकलर फिल्में जब बनने लगी ना, उसके बाद टेक्निकलर इंस्ट्रूमेंट कलर जब आने लगा तो फिर चीज़ें बदल गई और काफ़ी अच्छा हो गया। इवन उस वक्त ये सब साउंड में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट, शोले में स्टीरियोफोनिक साउंड का इस्तेमाल किया गया, तो सब कुछ बदलाव आ गया 70s में आके, ये चीज़ें देखने को। अच्छा एक चीज़ बताओ, या मुझे ही ऐसा लगता है कि जैसे आजकल जो मूवी है भले मतलब इतना HD में अपन देखते हैं, लेकिन उनके कलर उतने अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जितनी जो पुरानी फिल्में हैं उनके कलर। भले कैमरा ख़राब रहता था उस टाइम पे, लेकिन एक अट्रैक्शन एक अलग ही रहता था, उनसे कनेक्शन एक अलग ही बन जाता था। तो ऐसा मुझे ही लगता है या सबके साथ है? एक नहीं, ये सही बात है। ये कलर करेक्शन का जो मामला है ना, मैं पता नहीं मैं टेक्निकली कितना इम्प्रूव्ड हूँ कलर करेक्शन के मामले में, लेकिन जो बंदा फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ इस टाइप की चीज़ें जानता है, जो आप दर्शक देख रहे होंगे, जो फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह करता है, वो साफ साफ एक बात बताएगा कि जो अभी के स्क्रीन है, अभी की स्क्रीन है या फिर अभी का जो कलर करेक्शन है, अभी का स्क्रीन है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और उस वक्त के जो चीज़ें, जैसे कि गौर कीजिएगा, अभी जो TFT स्क्रीन आया है, वो CRT स्क्रीन के मुकाबले, वो टीवी वाले जो स्क्रीन है कंप्यूटर के, उसके मुकाबले ज़्यादा कलर करेक्ट करके नहीं देते हैं। तो उस दौर की जो मशीनें थी, उस दौर की मशीनें बड़ी ठोस थी और चीज़ें अच्छी थी, इवन लोग बड़े मेहनत करते थे। अभी मतलब इसको मतलब इस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी का जो आता है उसमें थोड़ा सा नकली बना लगता है, लेकिन जो पुरानी फिल्में थी वो ऐसा लगता है कि हाँ जैसे जो हम अपने बाहर का देख रहे हैं वही पिक्चर में देख रहे हैं, एकदम रियल लगता था। ये बात अब है ना एकदम सही बोली कि आजकल नकलीपना ज़्यादा लगने लगा है। इतनी VFX से इतनी नकली चीज़ें देख ली हैं। और अभी भी जो लोग ये प्रयास करता है, अभी भी कुछ फिल्में जो 70s 60s को दिखाती हैं, उस दौर को मतलब कि रिक्रिएट करता है बहुत सारी फिल्मों में, तो भी ये लोग बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सफल होना चाहिए। बहुत जगह पे ये लोग असफल नज़र आते हैं। सही कहा। मतलब उस टाइम पे देखो अमिताभ बच्चन वगैरह की जो फाइट हुई या पीछे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है खदान में, अमिताभ बच्चन चलते हुए आ रहा है, तो ये सब सीन एकदम मतलब देखने में रियल लगते थे कि भाई सच में हो रहा है, और वाकई में उस टाइम पे सच में होता ही था वो। लेकिन आज के टाइम पे कितनी भी बम गिर जाए, गोलीबारी चल जाए, लेकिन सब नकली सा लगता है आज के टाइम पे। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने ये जो उनके एक्शन सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सुहाग फिल्म का जो क्लाइमेक्स है उसमें जो हेलीकॉप्टर से लटकने वाला सीन, अक्षय कुमार ने तो बाद में किया, सुहाग फिल्म में जो हेलीकॉप्टर से लटकने वाला दृश्य था अमिताभ बच्चन ने उस वक्त किया था, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने। तो ये बड़ी बात थी उस समय के लिए। इवन राजेश खन्ना ने रोटी फिल्म का वो दृश्य, तो उस वक्त के जो एक्टर थे वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा करते थे और डेयरिंग थे। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त स्टंट बॉडी डबल नहीं थे, बॉडी डबल इस्तेमाल होते थे, लेकिन बहुत घातक दृश्य है तो बॉडी डबल का इस्तेमाल हो या फिर एक्टर कर ही नहीं पा रहा है। अरे तो उसके लिए बॉडी डबल, आज का बॉडी डबल का आपको एग्जांपल दूं, है ना, आजकल बॉडी डबल का किस हद तक यूज होता है तो मैं खुद आश्चर्य में हो गया था। अभी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, रात अकेली का पार्ट 2 मेरे घर के जस्ट बगल में, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैंने देखा
और इसके बाद मतलब मुश्किल से 5 मिनट का सीन होगा रेत में, मतलब 300-400 मीटर तक जाना होगा। उस 300-400 मीटर तक जाने के लिए बॉडी डबल का यूज़ हो रहा था। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ उसी जगह पर नजर आ रहे थे जहाँ पर उनको डायलॉग बोलना था, अदरवाइज पूरा काम बॉडी डबल से लिया जा रहा था। जबकि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पर अवेलेबल ना हो, लेकिन अवेलेबल थे, इसके बावजूद बॉडी डबल से काम हो रहा था। अब ये देखो, और धोखे से मेरे साथ क्या हुआ थोड़ा। हाँ बता। जी जी। क्या धोखा गया? धोखा मेरे साथ ये हुआ कि पहले मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा, ठीक, इसके बाद अचानक से कोई बंदा मेरे बगल में आता वो दिखा, तो मुझे लगा शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। मैंने फोटो खींचा, बाद में फिर बाद मैंने कहा सर बिग फैन, यार वैसे नवाज सर नीचे है। उन्होंने वैसा, मैंने आपको फोटो भेजी थी। अरे हाँ, तो वो मेरे साथ हम धोखा भी हो गया कंफ्यूज था। हो गए थे। हाँ। हम भी कंफ्यूज हो गए थे, और मेरे एक दो दोस्त भी थे, उन लोगों ने वो फोटो देखा था, तो वो उन लोग कहता है जूम करके उसको देख रहे थे, ये तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बड़ा जवान दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो ये चीजें होती हैं। बॉडी डबल का मतलब इस हद तक नहीं यूज करना चाहिए। मतलब कोई टफ सीन है तो मान लिए कि बॉडी डबल का यूज कर रहे हो, चलना भी है 400 मीटर तो भी बॉडी डबल यूज कर रहे हो। ये देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर के लिए बॉडी डबल का इतना यूज हो रहा है, तो शाहरुख खान, सलमान खान, इनके लिए तो मतलब कितना बॉडी डबल का यूज रहता होगा। सही कहा। तो इसी वजह से फिर देखो कहीं ना कहीं वो नकलीपना लगने ही लगता है। मतलब कितना आदमी छुपाने की कोशिश करेगा, वो दिख ही जाता है स्क्रीन पे। ऑथेंटिसिटी नहीं आ पाती उतनी। तो राम भाई, जानी दुश्मन के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप बताएं लोगों को। कई इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन देखो अभी दर्शक लोग ये कहेंगे आप लोग ट्रिविया वगैरह शेयर, दर्शक क्या है कि वो लोग कहते हैं कि आप लोग इस प्रकार के वीडियोज में फिल्मों को रॉ एंड ये क्या बोलते हैं डिटेल्ड तरीका से, रॉ एंड रियल तरीके से डिस्कस कीजिए, आप ट्रिवियाज वगैरह इसमें शेयर ना करें। ट्रिवियाज वगैरह आप अपने चैनल पर शेयर करें, क्योंकि देखो तो क्या है कि इसमें हम लोग जानी दुश्मन फिल्म को अपने तरीके से रिव्यू कर रहे हैं। काफ़ी डिटेलिंग वीडियो राम भाई ने भी किया है, मैंने भी अपने चैनल पे किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ट्रिविया और मेकिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस हल्के फुल्के वे में शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। जानी दुश्मन और नागिन पे तो हमने काफ़ी डिटेल्ड करीब 4 वीडियोज़ किए, 4 या 5 वीडियोज़ किए हैं, जिसमें 2 वीडियोज़ तभी लिंक आई बटन पे दे दीजिए। हाँ, 2 वीडियोज अभी तो हाल फिलहाल में ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देंगे, आई बटन पे अभी देंगे तो वीडियो को लोग यहीं छोड़ के निकल जाएगा। तो तो कमेंट बॉक्स में देंगे। राम भाई, तो क्या है ना कि एक वीडियो है। हाँ बताओ, बोलो पहले। हाँ, कुछ बोल रहे थे सत्यवीर। मतलब मैं ये बोल रहा था कि एक फिल्म में मल्टी स्टारर के साथ में शूट करना मतलब कितना मुश्किल रहता होगा, कितने सारे एक्टर्स की डेट को मैनेज करना। नहीं, देखिए अभी के जो एक्टर हैं ना वो बड़े इगोइस्टिक हैं, इनमें बहुत ज़्यादा घमंड है, लेकिन उस दौर में इतना ज़्यादा घमंड नहीं होता था। और क्या था कि जो एक्टर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा ईगो कैसे नहीं आ पाता था, कि जैसे कि गौर कीजिए जानी दुश्मन पे मल्टी स्टारर है, लेकिन इसमें जो लीड कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे सुनील दत्त हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा के सीनियर थे, ठीक है। अभी शत्रुघ्न सिन्हा के सीनियर थे, और सुनील दत्त जो स्वयं थे वो बहुत अच्छे आदमी थे, वो एज ए प्रोड्यूसर भी फिल्में बना चुके थे, तो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर का दर्द समझते थे, तो वो तो अपना ईगो नहीं दिखाएंगे। अभी क्या है कि सुनील दत्त के से जूनियर है शत्रुघ्न सिन्हा, और सुनील दत्त का बड़ा इज्जत करते थे, सुनील दत्त का इज्जत पूरी इंडस्ट्री करती थी। ये बात तो है। तो जब आपका सीनियर एक्टर तमीज से रह रहा है, आपका सीनियर एक्टर सहयोग कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि जूनियर लोग भी सहयोग करेंगे, ठीक ना। जितेंद्र, चाहे वो जितेंद्र हो, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, ये लोग ऑब्वियस उनके जूनियर थे, संजीव कुमार हो, ये सुनील दत्त साहब के जूनियर थे ये लोग। तो ऑब्वियस बात है कि एक अच्छे इंसान के अंदर ये लोग थे, तो सबको गाइड करके सुनील दत्त बड़ा अच्छा तरीके से ड्राइव करते थे। तो ये सिचुएशन है, ऐसा ही सिचुएशन बहुत सारी फिल्मों में देखा जा सकता है। तो इसलिए उस वक्त क्या था कि थोड़ा सीनियर जूनियर का बड़ा इज्जत था, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन उस वक्त सीनियर इज्जत करने के लायक भी थे, लेकिन अभी लोग दबदबा बना के रखता है, तो वो तब तक आपका इज्जत करेगा जब तक वो आपके अंडर है, आपके अंडर से निकलने के बाद आपका दबदबा चला जाएगा। बात सही है। आज के टाइम पर ईगो बहुत ज़्यादा हो गया एक्टर्स में, छोटी सी बात को लेके मतलब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो इसी वजह से अब मल्टी स्टारर वैसी मूवी देखने के लिए मिल भी कहाँ रही है कि बड़े एक्टर की 3-4 एक्टर एक साथ नजर आए। मतलब 2 एक्टर की भी बहुत रेयर मूवी देखने के लिए मिलती है, बहुत रेयरली आ पा रही है।
अभी तो एक माइक एक्टर भाई साहब हैं, ये चचा जी हैं, दादाजी हैं, जो भी हैं, वो कहते हैं कि हाँ, मतलब 3 बड़े एक्टर को कहते हैं कि इनको हम तीनों को अफोर्ड कोई कर भी नहीं सकता है। ये इन भाई साहब का कहना है, ये दादाजी का कहना है। तो ऐसा ये तो गलत बात है। यहाँ पे जब 1000 करोड़ की फिल्में बनने को तैयार हैं तो आपको क्यों नहीं अफोर्ड किया जा सकता है? आप पैसे भी नहीं लेते हैं कहते हैं फिल्म के लिए, फिर आपको अफोर्ड क्यों नहीं किया जा सकता है? हैं? सही बात है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं जो बात बोल रहा हूँ, एक पॉडकास्टर नहीं है, क्या नाम है उसका, वो कहता है कि एक अमीर आदमी है, एक ये है वो है, क्या नाम है उसका, उसी टाइप से मैं बोलो, डायरेक्ट नाम नहीं ले रहा हूँ। मतलब कौन था? समझा नहीं, मैं भी अरे समझा क्या नाम उस पॉडकास्टर का? एक गंजा सा पॉडकास्टर नहीं है, और जो कहता है कि एक भारत की सबसे अमीर फैमिली है, उसने इसको ये करवा दिया था, उसने वो करवा दिया था। वो जो वायरल इंस्टाग्राम पर चलता है। हाँ, कोई नाम है उसका, नाम हमें भी नहीं मालूम, लेकिन उसको हर एक चीज़ का ज्ञान है उसको। हाँ, हर चीज़ में ज्ञान पेलता है वो। लेकिन सच बात है कि आदमी किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान रख सकता है। ज्ञान का उस क्षेत्र विशेष का स्टूडेंट हो सकता है, ज्ञान तो सब रख ही नहीं सकता। ज्ञान तो पूरा हो ही नहीं सकता, शोधार्थी हो सकता है उस विषय में, पूरा हो ही नहीं सकता। उस विषय में वो शोध कर रहा होता है। हाँ, वो बाकी अन्य लोगों से बेहतर हो सकता है, कुछ लोगों से बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसके पास एक अच्छा शोध है, उसके पास एक अच्छा रिसर्च है, इसलिए वो अन्य लोगों से बेहतर हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो खैर जानी दुश्मन पे काफ़ी लंबा पिछले 30 मिनट से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो का अंत सत्यविजय भाई गाने के साथ कर दीजिए, चलो रे डोली, आप सुनाइए तो जरा। अरे मेरी तो आवाज़ खराब है यार, एकदम फटी हुई आवाज़ है। राम भाई की आवाज़ में हो तो कम से कम दर्शकों को मजा आए सुनने में, दर्शकों को मजा है, माहौल बने। हाँ। सत्यविजय भाई का रिएक्शन सुना भाई? हाँ राम भाई, हो जाएगा। अरे इसका कोई गाना मुझे एडजस्ट पूरा क्या कौन सा सुनाऊं? चलो रे डोली उठाओ तो जाओ। चलो रे डोली उठाओ कार। नहीं भाई, चलो रे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। हाँ, बढ़ाओ सब्सक्राइबर, है ना? उसका वो गाना हम सुना रहे हैं। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ हो चूड़ियाँ, हाथों में पहना के चूड़ियाँ, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ, कि मौज बंजारा ले गया है, कि मौज बंजारा ले गया, क्यों जलता है रे दीवाने, क्यों जलता है रे दीवाने, न जाने क्या वो तेरा ले गया है, न जाने क्या वो तेरा ले गया। तो ये गाना जो कन्वर्सेशन है दोनों, गाना आपने बहुत बढ़िया गाया। और आपको तो वो कहना चाहिए कि पुरानी क्लासिक फिल्मों का इंसाइक्लोपीडिया, मतलब देखो माइंड में बहुत सारी सुनिए, तो माइंड में बहुत सारी कहानी, जुबान भी एकदम ऐसा है कि पुराने गानों की याद दिला दे। तो मतलब एक तरह से जैसे नहीं, एक बंदा है जो क्लासिक फिल्मों को एकदम पूरी तरह से सेलिब्रेट करता है, तो वो अपने राम अवतार भाई। नहीं, क्लासिक चीज़ों को तो मैं बहुत सेलिब्रेट करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे, पता नहीं क्यों। सही है, बहुत मज़ा आता है। तो खैर इस वीडियो को समाप्त करिए राम अवतार भाई, फिर आगे दूसरे वीडियो पर हम लोग बढ़ते हैं। पता नहीं फिर कभी जानी दुश्मन पे लौट के आए ना आए, लेकिन ये फिल्म बड़ी अच्छी है, दर्शकों को देखनी चाहिए। जो हमारे नए दर्शक हैं, नए उम्र के जो दर्शक हैं, जिन्होंने इसे नहीं देखा है, जो हम लोगों के हम उम्र हैं, अगर उन्होंने नहीं देखा है, जो हम लोगों के अनुज हैं, छोटे हैं, उन लोगों ने नहीं देखा है, तो ये फिल्म ज़रूर ट्राई करें। अच्छी फिल्म है, मज़ा आएगा, 100% मज़ा आएगा। बस आज के VFX और आज के इन सब टेक्नोलॉजी को उस दौर के हिसाब से रखेंगे, अभी के हिसाब से ना रख के देखेंगे इसको, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले एक ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस ऐसे ही पुरानी फिल्म को रिविजिट किया जाए, पुरानी फिल्म पे चर्चा किया जाए, पुरानी फिल्म को, गानों को आप तक पहुंचाया जाए सत्यविजय भाई की आवाज़ में, तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।